अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम रोज़ाना डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को कवर करते हैं। आजकल जस्ट हम एडिटोरियल को कवर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो मेरी आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें हम ओपिनियन पेज को भी कवर किया करेंगे। दोस्तों, आप जो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को पढ़ते हुए 2 घंटे तकरीबन आपको देने पड़ते हैं, जस्ट इन वीडियोज़ को सुन के आप 10 या 15 मिनट में अपना डॉन न्यूज़पेपर का जितना भी यानी कि करंट अफेयर का टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फैक्ट्स सारे इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि हम यानी कि जो राइटर बता रहा होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा उसका एनालिसिस भी बिल्ड किया जाता है, ताकि एक टॉपिक ही नहीं यानी कि सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो सके। दोस्तों, चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। हमारा एडिटोरियल का सबसे पहला आर्टिकल है, जो हम एडिटोरियल का पढ़ेंगे, है कोर्ट्स रूलिंग के नाम से। दूसरा इक्वल मैरिज मैरिज के नाम से, या तीसरा कैंसर ड्रग स्कैंडल के नाम से है। दोस्तों, बिल्कुल इजी इंग्लिश के नोट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें सारे फैक्ट्स जितने भी राइटर ने लिखे हुए थे वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। दोस्तों, पहला हमारा एडिटोरियल का आर्टिकल है जो कि है कोर्ट्स रूलिंग के नाम से है। आपको पता है कि 1960 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी होती है। ये एक माहिदा होता है जिसमें जो वर्ल्ड बैंक होता है वो एज ए मीडिएटर यानी कि दोनों के दरमियान एक माहिदा करवाता है। इसके मुताबिक पानी को डिवाइड किया जाएगा, यानी कि कुछ दरिया पाकिस्तान को दिए जाते हैं, कुछ दरिया इंडिया को दिया जाते हैं। यानी कि जो दरिया पाकिस्तान के हैं उनका पानी इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि उसके पानी उस पानी पे कोई डैम नहीं बना सकता, उस पानी को रोक नहीं सकता इंडिया। जिस तरह वाटर डिवीजन किस तरह से की गई, इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स दिए गए, जिस तरह रावी, सतलुज या ब्यास, ये इंडिया के पास रहेंगे। इंडिया इसका जिस तरह मर्जी पानी इस्तेमाल करे या जिस तरह मर्जी इन दरियाओं पर डैम जो मर्जी बनाता फिरे। हाँ, पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स दिए गए, जिस तरह इंडस है, झेलम है और चेनाब है, ये पाकिस्तान के पास आए। अब ये दरिया सारे दोस्तों इंडिया से आते थे। मसला ये था कि इंडिया इनका पानी रोक लेता था, जिसकी वजह से ये माहिदा होना ज़रूरी था। 1948 में भी हमारी इंडिया के साथ पानी का मसला बना, क्योंकि इंडिया ने पानी रोक लिया था। ये एक माहिदा होगा जिसकी बेस पे अब हम 3 दरिया हमारे थे और 3 इंडिया के थे। जो हमारे दरिया थे, इंडिया उस पानी को रोक नहीं सकता था। 2025 में अब क्या होता है कि इंडिया, ये जो पहलगाम का वाकया होता है, वहाँ पे दहशतगर्दी होती है इंडिया के अंदर। इंडिया उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के, आपको पता है कि पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वो पाकिस्तान पे अटैक करता है, मिसाइल पाकिस्तान पे दागे जाते हैं। वो इसको बहाना बना के वो क्या करता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इसको खुद ही यानी कि यूनिलैटरली इसको यानी कि सस्पेंड कर देता है, इसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे आगे है हैग कोर्ट्स वर्डिक्ट। पाकिस्तान क्या करता है, ये दोस्तों, ये जो हैग है ये एक सिटी का नाम है, हाईलैंड की सिटी, जहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी हुई है। इसलिए ये उस वहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, पाकिस्तान उसके पास गया और उसने इंडिया का ये जो एक्शन था इसे चैलेंज किया। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने ये फैसला किया कि इंडिया जो है वो अकेला इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली यानी कि तनहा अकेला यानी कि इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। हाँ, ट्रीटी उस टाइम तक वो कहता वैलिड रहेगी जब तक दोनों ममालिक आपस में इसको ख़त्म करने का फैसला नहीं कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो इस ट्रीटी को रिस्पेक्ट दे रहा है। वो तो कहता है कि हम तो इस मायदे पे अमल दरामद करने को तैयार हैं। सो इस यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के मुताबिक भी सिर्फ इंडिया खुद यानी कि पानी नहीं रोक सकता पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की एक जीत है। विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने पाकिस्तान की जो लीगल पोजीशन है इसको एक्सेप्ट किया है। इंडिया ने जो सस्पेक्ट कर यानी कि उसको रोक दिया था, इंडिया का पानी सस्पेंड कर दिया था, जो उसको कहा कि उसकी कोई भी लीगल स्टैंडिंग नहीं है इंटरनेशनली, यानी कि इंडिया को ये सेटबैक मिला है। अगर हम ट्रीटी की बात करें तो वो दुनिया में इसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है, यानी कि पूरी दुनिया ने, किसी भी ममालिक ने जो इंडिया का ये फैसला था कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, इसके साथ कोई भी नहीं जाके खड़ा हुआ। लीगल और ये मॉरल एक सक्सेस बताई जा रही है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट राइटर ये बताता है कि इंडिया का रिएक्शन क्या था इस चीज़ पे और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इंडिया ने तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। देखिएगा आप, इंडिया किस तरह से जो लीगल फॉर्म्स हैं दुनिया में उसको किस तरह डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कि वो कहता है कि जो फैसला मेरे हक में आएगा मैं सिर्फ उसी को मानूंगा, वरना मैं उस दूसरे फैसले को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा।
अब पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को दुनिया में ये जो वाटर राइट्स हैं हमारे, उसको डिफेंड करने की ज़रूरत है। अपना मुद्दा लोगों को जाके बताने की ज़रूरत है, और हमारी लीगल और डिप्लोमेटिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेस्ट इस्तेमाल हमें करने चाहिए, ताकि हम जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएं या हम इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं, हम अपनी आवाज़ अच्छी तरीके से बयान कर सकें। सो इंडिया का थ्रेट और रीजनल रिस्क क्या है दोस्तों? इंडिया के होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि वो जो पानी पाकिस्तान को आ रहा था, जो पाकिस्तान जो दरिया पाकिस्तान की तरफ आते थे, उसने कहा कि ये पानी अब हम रोक के कहाँ पे डाइवर्ट कर देंगे, राजस्थान में। यानी कि इंडिया का इलाका राजस्थान को कहते हैं कि यह पानी इधर दिया जाएगा। ये चीज़ राइटिंग में काफ़ी शो कर रही है कि जो इंडिया का है वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह का एटीट्यूड है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो लीगल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो ये रीजन में एक दोबारा से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हमारा पानी बंद किया गया तो हम इसको एक्ट ऑफ वार समझेंगे और हम दोबारा से अटैक करेंगे। सो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंग है ये दोबारा से फिर लग सकती है, इसलिए पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटोरियल इक्वल मैरिज के नाम से। दोस्तों, एक बात तो आपको और बताना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट CSS, PMS, FPSC या PPSC की तैयारी करना चाहता है या गाइडेंस लेना चाहता है, तो हम ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू ये प्लेटफॉर्म भी रन कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, बिल्कुल अफोर्डेबल फी है जिसमें वो अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकता है। और एक बात और कि हम हर बच्चे को सेपरेट टाइम देते हैं, मतलब कि डिफरेंट टीचर्स हैं, और हर बच्चे को अभी अभी तक की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हम हर बच्चे को सेपरेट टाइम देते हैं, ताकि CSS और PMS जो मुकाबले का जो भी इम्तिहान है, उसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी बेहतर होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने रट्टा लगा लिया तो मतलब आप कामयाब हो जाएंगे। आपके एग्जाम वाले दिन एक प्रेशर डाला जाता है, इसका मतलब उस प्रेशर को भी आपने बियर करना है। वो क्वालिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशंस की स्किल्स होनी चाहिए, आपकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके आर्गुमेंटेशन अच्छे होने चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं ये स्किल, यानी कि आपकी तैयारी के साथ साथ इन स्किल्स पे भी काम किया जाता है, आपके अंदर वीकनेस को देख के उस पर वर्क किया जाता है। सो ये काम सिर्फ हमारी एकेडमी में होगा इंशाल्लाह। अगर आप अच्छी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी के थ्रू, यानी कि आपको मेरे चैनल से मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से यानी कि आप उससे रब्ता करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि इक्वल मैरिज के नाम से है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ने इस पे एक डिसीजन भी दिया है, देखते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये बोला है कि जो मैरिज में इक्वल राइट्स होने चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल को दोनों, डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए किसी एक की, यानी कि मेल की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब इस चीज़ का, अभी देखते हैं। ये निकाहनामा के कुछ क्लासेस हैं, उस पे इश्यूज आ रहे थे। डिवोर्स एक कपल था, उसे उसने केस फाइल किया था। सो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब क्या ऑर्डर दिया है वो देख लेते हैं। उसने कहा कि जो निकाहनामा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो निकाहनामा है वो बिल्कुल ईजी होना चाहिए ताकि उसकी समझ तो आए। दूसरी चीज, उसने कहा जो निकाह रजिस्ट्रार है ये अक्सर दो नंबरी कर जाते हैं, ये बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए। वुमेन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, जो इस्लाम उसे राइट देता है, जो मजहब उसे जो हमारा हमारा जो कानून उसे, कॉन्स्टिट्यूशन जो उसे राइट्स देता है वो उसे मिलने चाहिए। तो जिससे कन्फ्यूजन दूर होगी और फिर मसले मसाइल से बचा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, निकाहनामा की जिस तरह ये इंपॉर्टेंस क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है, निकाहनामा जिसमें हक महर होता है, फाइनेंशियल मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं, ऑफिशियल स्टेटस होता है। सो इसे हमारी ट्रेडिशन के मुताबिक और जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, अब उसके मुताबिक इसे रीशेप करने की ज़रूरत है, यानी कि इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या रिकमेंडेशन थी कि मेडिकल टेस्ट होने चाहिए शादी से पहले, यानी कि मेल और फीमेल के। उसकी वजह क्या है दोस्तों? साइंस हमें ये कहती है कि जो डिजीजेज यानी कि मेल और फीमेल में होगी, चांसेस हैं कि वही डिजीजेज आगे बच्चे में भी यानी कि कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जीन्स के ज़रिए वो डिजीज़ेज़ आगे मूव कर जाती हैं। सो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये रिकमेंडेशन दी जा रही है कि अगर आप पहले टेस्ट करवा लेंगे मेल और फीमेल का, तो जो उनको डिजीज़ेज़ होंगी उनका पहले मसले का हल निकाल दिया जाएगा। उसकी कीमत आने वाली जनरेशन को नहीं अदा करनी पड़ेगी। सो ये एक कहा जा रहा है। तो ये आप दोस्तों, एक चीज़ और कि ये पाकिस्तान में जो कानून पेश किया जा रहा था उसमें भी ये चीज़ डाली जा रही थी कि ये टेस्ट पहले होने चाहिए ताकि इसे कानून बना दिया जाए। अच्छा, एजुकेशन जो है इसकी, और जो यानी कि उलमा लोग थे उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत भी की थी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा कहा जा रहा है कि वुमेन को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उनके ये राइट्स हैं कि वो अगर डिवोर्स लेना चाहती हैं तो इस्लाम उन्हें इजाज़त देता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें इजाज़त देता है।
नकार रजिस्ट्रार को अगर वो कोई गलती करता है तो उसे अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जहाँ कहीं भी वुमेन को प्रोटेक्ट करने की क्लासेस में चेंजेस करने की ज़रूरत है वो मिल के चेंजेस करनी चाहिए। और वुमेन को जब भी कोई यानी कि मैरिज डिसीजन लेने का टाइम आता है तो इस्लाम भी कहता है कि औरत से पूछ के आपने फैसला करना है कि वो इस चीज़ के लिए रजामंद है या नहीं रजामंद। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कैंसर ड्रग के नाम से। ये एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक है। सो इसमें देखते हैं कि जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसने कहा कि जो कैंसर की मेडिसिन हैं उसमें इश्यूज हैं, उसमें उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो उसने इस यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च की है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यह भी देखते हैं। दोस्तों कीमोथेरेपी ड्रग्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसने कहा कि इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो मेजर इंग्रेडिएंट्स जो कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो मकदार की इंग्रेडिएंट्स की है वो मकदार कभी किसी मेडिसिन में कम यूज़ कर दी जाती है, किसी में ज़्यादा यूज़ कर दी जाती है, ये मसला है उसने कहा। जिस तरह उसने क्या किया जी, उसने एक सैंपल लिया, उसने 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, वहाँ से सैंपल लिया और उसने कहा देखा कि वहाँ पे 20% यानी कि जो वहाँ पर टेस्ट किए गए मेडिसिन के वो फ़ेल हो गए, यानी कि वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतर सके। इनमें ज़्यादातर जेनेरिक मेडिसिन्स यानी कि बनाई जा रही थी और पाकिस्तान में भी उसमें शामिल था। और दोस्तों देखा क्या गया कि ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या की इंग्रेडिएंट्स थे, या तो इनकी तादाद 88% से कम थी, यानी कि 100 होनी चाहिए थी ना, 100 से 88 से भी कम थी, या कुछ मेडिसिन ऐसी थी उसमें 112 से भी ज़्यादा थी। यानी कि स्टैंडर्ड को सेट नहीं किया जा रहा, 100% होनी चाहिए थी, उतनी नहीं थी, या उससे कम थी या ज़्यादा थी। तो वो कहता मसला क्या आता है, अगर तो कम थी तो आपका ट्रीटमेंट नहीं सही होगा, और अगर ज़्यादा थी तो इसके इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, वो आपके दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट होंगे, आपको एक मसला है उससे दूसरे मसले लग जाएंगे। सो ये मसले मसाइल हो सकते हैं, वो कहता। अच्छा, अब वो कहता है कि रीज़न फॉर स्कैंडल क्या है एंड पुअर रेगुलेशन, इसके बारे में वो डिस्कस करेगा। वो कहता है कि कंपनीज जो हैं वो करती क्या है, प्रॉफिट के चक्कर में लगी हुई हैं कि किसी तरह में मुनाफा आ जाए और इसकी कीमत फिर लोगों को अदा करनी पड़ती है। और ये जो 17 कंपनियां थी इनमें से 16 तो इंडिया में ही शामिल है, इंडिया से बिलोंग करती थी। दोस्तों 46 टाइम इन कंपनीज को यानी कि नोटिस भी दिया गया कि आप उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहे, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि कैंसिल नहीं किया जा रहे। WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज़ को यानी कि हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज को डील करती है, वो उसकी जो अगर मॉनिटरिंग देखें तो वो इनसफिशिएंट है। अगर वो प्रॉपर हैंडल कर रही होती, प्रॉपर मॉनिटर कर रही होती, कंट्रीज को फोर्स कर रही होती, फिर तो इस तरह के मसले मसाइल ना आते। और पुअर गवर्नेंस का भी मसला है, आपको पता है लो इनकम कंट्रीज जो है उनके पास तो टेस्ट करने के लिए इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं है, या वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को टेस्ट कर सकें। सो सोल्यूशन क्या है और रिकमेंडेशंस दी गई हैं। एक तो ये है कि दोस्तों हमें बेटर लैब्स की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्गर ड्रग रेगुलेटर्स की ज़रूरत है। जो कंपनीज यानी कि अपने म्यार पे पूरा नहीं उतरती, हमें उन्हें बैन करने की ज़रूरत है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कि जो ड्रग रिलेटेड यानी कि जो कैंसर के मुतालिक मेडिसिन हैं, ताकि आवाम को पता हो कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो रिलायबल है, इनसे हम चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, मिल के काम करेंगे तो सेफ्टी होगी। सो कैंसर जो है, आपको पता है कि ये ऐसी बीमारी है कि जिन लोगों को होती है अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो इसका मसले का हल निकल आता है, अदरवाइज स्टेजेस हाई होती जाएं तो ये उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। सो दोस्तों बात इस चीज़ में क्या की जा रही है, अगर आप मेडिसिन भी उनकी ऐसी यूज़ करेंगे जो मेडिसिन प्रॉपर ही नहीं है, सो इसका मतलब एक तो आप पैसा ज़ाया कर रहे होंगे, गरीब लोग जो वैसे इलाज नहीं करवा पा रहे उनके लिए कितना मुश्किल होगा, और ये कंडीशन उनके लिए मज़ीद वर्स भी हो जाएगी, मज़ीद टेंशन बनेगी उनके लिए। सो ये दोस्तों ये आप आज का टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे आपको डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और ओपिनियन पेज का इंशाल्लाह जो राइटर उसमें बता रहा है और जो एनालिसिस होगा वो बिल्ड किया जाएगा, सारे फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे जो उस आर्टिकल के अंदर लिखे गए होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।